हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी फॉर ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भूकंप और सुनामी, अर्थक्वेक्स एंड सुनामी, जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स की ही श्रृंखला की अगली कड़ी है, क्योंकि उसी से संबंधित टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले हमने ज्वालामुखी पर बात की डिटेल में, काफ़ी डिटेल में हमने इसको देखा। आज हम भूकंप और सुनामी पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर, और जिन जिन पॉइंट्स पर बात करेंगे तो उस पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो आज सबसे पहले भूकंप क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले भूकंप क्या है, मीनिंग क्या है। तो पृथ्वी की सतह पर कोई भी किसी भी प्रकार की अगर हलचल होती है तो उसको हम भूकंप कहते हैं। और ये ज़्यादातर ये जो पृथ्वी की जो स्थिरता है, सतह की जो स्थिरता है, उसमें अगर किसी भी तरह की अव्यवस्था होती है, क्षणिक अव्यवस्था होती है, तो इसको हम भूकंप का नाम देते हैं। और ये इस दौरान जब भूकंप की प्रक्रिया होती है तो इस दौरान काफ़ी बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और भूकंपीय तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती है। तो ये भूकंप का अर्थ है पृथ्वी की क्रस्ट जो है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, उसमें तो होने वाली क्षणिक जो हलचल है उसको भूकंप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भूकंप से संबंधित कुछ बेसिक टर्म्स हैं, तो इसमें एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले फोकस है, जिसको हाइपोसेंटर भी कहते हैं, और एपिसेंटर है। तो इस चित्र के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये है, ये फोकस है या हाइपोसेंटर, जो उसी का नाम है, और ठीक इसके ऊपर जो है ये एपिसेंटर है। तो फोकस क्या होता है? फोकस पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे वो बिंदु है जहाँ पर भूकंपीय तरंगों की सबसे पहले उत्पत्ति होती है। सबसे पहले भूकंपीय तरंगें वहाँ उत्पन्न होती हैं और फिर वो चारों ओर फैलती हैं। और ठीक ये हो गया फोकस। और ठीक इस बिंदु के ऊपर वर्टिकली पृथ्वी के क्रस्ट पर जो स्थान है जहाँ पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है, उस स्थान को कहते हैं एपिसेंटर। और इस स्थान पर सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है और यहीं से फिर चारों तरफ भूकंपीय तरंगें फैलती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा टर्म है इससे रिलेटेड, आइसोसिस्मल लाइंस या समभूकंप रेखा। समभूकंप रेखा क्या है कि समान इंटेंसिटी की भूकंप जिन जिन स्थानों पर आती है, उन सभी स्थानों को अगर एक रेखा, सरल रेखा के द्वारा मिला दिया जाए तो उसको हम आइसोसिस्मल लाइंस कहते हैं, समभूकंप रेखा कहते हैं। अगर मान लीजिए कि एक यहाँ एक स्थान है, यहाँ एक स्थान है, यहाँ एक स्थान है, यहाँ एक स्थान है, इन सभी स्थानों पर मान लीजिए कि 3 इंटेंसिटी का भूकंप आ रहा है, और इनको सबको अगर मिला दिया जाए तो ये आइसोसिस्मल लाइन बन जाएगी। फिर अगला टर्म है होमोसिस्मल लाइन, सहभूकंप रेखा। ये है ऐसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा है जहाँ पर एक ही समय में भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है। इस रेखा पर जितने भी स्थान होते हैं उन सभी स्थानों पर एक ही समय में भूकंप का अनुभव किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा यंत्र होता है जो भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है, कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करता है, और इसी पर रिकॉर्ड होता है जहाँ भी भूकंप आता है तो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको रिकॉर्ड किया जाता है, बाद में इनका अध्ययन किया जाता है। फिर अगला जो टर्म है वो है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या है? ये भूकंप के परिमाण को मापने वाला यंत्र है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके द्वारा नापा जाता है? वो रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है।
और इस पर यानी कि कितने इंटेंसिटी का भूकंप आया, और इस पर जो स्केल है वो 1 से 10 तक होता है, और हर अगला अंक जो है वो पिछले अंक से 10 गुना अधिक इंटेंसिटी रखता है, या मतलब ये कि हर अगला अंक जो है अपने पिछले अंक से 10 गुना अधिक में पावर होता है, और विनाश करने की क्षमता भी होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भूकंप के प्रकार। भूकंप के प्रकार को किस आधार पर भूकंप के प्रकार को विभाजित किया गया है भूकंपों को, तो इसको गहराई के आधार पर विभाजित किया गया है। तो पहला है जैसे शैलो भूकंप, शैलो अर्थक्वेक, उथले भूकंप, जिनकी गहराई जो है जो उत्पन्न होते हैं 0 से 70 किलोमीटर की गहराई पर। दूसरा है मध्यवर्ती भूकंप, जिनकी उत्पत्ति होती है पृथ्वी की सतह के नीचे 70 से 300 किलोमीटर के बीच। और तीसरा प्रकार है गहरे भूकंप, डीप अर्थक्वेक्स, जिनकी गहराई जो है वो 300 से 700 किलोमीटर के बीच होती है। इसको इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति कहाँ पर होती है। एक मोटी बात जो है, सबसे प्रमुख बात यह है जो हमें दिमाग में रखनी है भूकंप के बारे में बात करते हुए, कि भूकंप हमेशा उस स्थान पर आता है जहाँ पर प्लेटों की सक्रियता है। प्लेट जो है वो सक्रिय हैं, उनकी बाउंड्रीज सक्रिय हैं, या तो कन्वर्जेंस जोन है या डाइवर्जेंस जोन है या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। तो जहाँ पर भी प्लेटों की सक्रियता होगी और उनमें फ्रिक्शन होगा या मूवमेंट होगा, तो वहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती ही है। तो इस तरह से ये एक सबडक्शन जोन है, इस चित्र में जो दिखाया गया है ये एक सबडक्शन जोन है। ये एक भारी प्लेट है, ये नीचे सबडक्ट हो रहा है, इसका क्षेपण हो रहा है, और ये जो है ये प्लेट जो है ये हल्की प्लेट है, और इन दोनों का यहाँ पर ये कन्वर्जेंस हो रहा है, कन्वर्जेंस जोन है, अभिसरण क्षेत्र है, और भारी प्लेट जो है वो हल्की प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है। और ये सबडक्ट होते के साथ ये सबडक्शन जोन जो होता है इसको बेनी ऑफ जोन भी कहते हैं, बेनी ऑफ जोन। और इसमें ये आगे चल के यहाँ जब पहुँचता है प्लेट का हिस्सा, यहाँ पर अत्यधिक तापमान के कारण यहाँ पर ये हिस्सा जो है पिघल जाता है, मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और फिर ऊपर की ओर आता है। यहाँ पर ज्वालामुखी की प्रक्रिया भी यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर इसमें ये जो प्लेट जो सबडक्ट हो रहा है, तो इसमें अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर फोकस होता है, यहाँ पर अगर भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो इसको हम कहेंगे शैलो अर्थक्वेक, यानी कि ये 0 से 70 किलोमीटर के बीच में है। अगर यही भूकंप जो है, भूकंप का फोकस जो है यहाँ पर आता है, यहाँ पर होता है, तो इसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट भूकंप, यानी कि 70 से 300 किलोमीटर के बीच में इसकी गहराई होगी। और यही जो फोकस है यहाँ पर अगर होता है, तो यहाँ पर अगर भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं सबसे पहले, तो इसको हम कहेंगे डीप फोकस अर्थक्वेक, यानी कि ये 300 से 700 किलोमीटर की गहराई पर अवस्थित होगी। तो इस तरह से भूकंप को गहराई, उनके उत्पन्न होने की गहराई के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, शैलो, इंटरमीडिएट और डीप, उथले, मध्यवर्ती और गहरे भूकंप। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भूकंप के कारणों पर। भूकंप के कारण क्या होते हैं? तो भूकंप के कारण जो है कई हैं। सबसे पहला जो है वो है वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार। पिछले वीडियो में हमने ज्वालामुखी उद्गार पर बात की थी। तो जो क्षेत्र हैं वो वोल्केनिक इरप्शन के क्षेत्र भी जो हैं वो टेक्टोनिकली एक्टिव क्षेत्र हैं, प्लेटों की सक्रियता का क्षेत्र है, या तो कन्वर्जेंस जोन है यानी अभिसरण क्षेत्र है या अपसरण क्षेत्र है। तो वहाँ पर ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है, और साथ ही साथ जो है भूकंप भी की प्रक्रिया भी बहुत बार इससे जुड़ी होती है। इसका कारण यह है कि जैसा कि हम जानते हैं लावा जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है बेसिक और एक होता है एसिडिक।
एसिडिक को ही एंडेसाइटिक लावा भी कहते हैं। तो दोनों का हम अंतर जानते हैं। बेसिक लावा का गुण क्या है? बेसिक लावा जो है वो पतला होता है, दूर तक प्रवाहित होता है, जबकि एसिडिक लावा जो होता है वो गाढ़ा होता है और दूर तक प्रवाहित नहीं होता है, जल्दी जम जाता है। तो इसका प्रभाव क्या होता है कि जहाँ पर भी अगर ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है और वहाँ पर एंडेसाइटिक लावा जो है वो निकल रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत बार जो है जो उसका ज्वालामुखी का जो ये ज्वालामुखी है और ये इसका इसकी जो पाइप है यहाँ से जो निकल रहा है, तो यह बहुत बार यहाँ पर जमाव हो जाता है, क्योंकि एंडेसाइटिक लावा है तो बहुत बार बीच में जमाव हो जाता है और अंदर से जो है वो फोर्स लग रहा है। तो इसको, ये जो मटेरियल है इसको तोड़ते हुए लावा का उद्गार होता है और इसमें जो फोर्स लगता है जो उसके कारण जो है भूकंप की भी प्रक्रिया होती है ज्वालामुखी उद्गार के साथ और काफ़ी विनाशकारी विस्फोट होता है। फिर अगला कारण है इसका प्लेट टेक्टोनिक्स। ये ऑब्वियस है, प्लेट टेक्टोनिक्स से जुड़ी प्रक्रिया है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रिया जो है वो भूकंप के उत्पन्न होने में दो तरह से ये असर अपना प्रभाव डालती है। एक तो है ये इसके कारण एक होता है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, जिसको फोल्डिंग को कहते हैं हिंदी में वलन और फॉल्टिंग को कहते हैं भ्रंशन। तो क्या होता है कि जहाँ पर तो प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया हो रही है, वहाँ पर मुख्य रूप से तीन तरह की स्थितियाँ बनती हैं। एक कन्वर्जेंस, दूसरा डाइवर्जेंस और तीसरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वाले क्षेत्र, यानी संरक्षी किनारे वाले क्षेत्र। तो पहली जो स्थिति है वो है कन्वर्जेंस, जहाँ पर दो प्लेट जो है एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो इस तरह से एक दूसरे की ओर आते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की स्थिति बनती है। अगर दो प्लेटों का अभिसरण हो रहा है तो यहाँ पर ये जो बीच वाला जो स्थान है, यहाँ पर दबाव होता है, दबाव की स्थिति बनती है, कंप्रेशन होता है। ये कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो सेडिमेंट्स का जो जमाव है, जो अवसादों का जमाव है, यहाँ पर फोल्डिंग होती है, ये फोल्ड हो जाता है। अगर सबडक्शन नहीं हो रहा है, कन्वर्जेंस जहाँ पर होता है वहाँ पर दो तरह की स्थिति हो सकती है, या तो यहाँ पर वलन होगा या तो यहाँ पर सबडक्शन होगा। यहाँ पर जैसे कि ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे की ओर आ रही हैं, यहाँ पर दबाव की स्थिति बन रही है, तो यहाँ पर सबडक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर इसलिए क्या हो रहा है कि अवसाद जो है उनका वलन हो जा रहा है। और जैसा कि हिमालय में हम देखते हैं, तो हिमालय क्षेत्र में दोनों प्लेट्स एक दूसरे की ओर आते हैं, उत्तर से यूरेशियाई प्लेट और नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। तो दोनों जो है वहाँ पर कन्वर्ज हो रहे हैं और वहाँ पर दबाव बनता है और फोल्डिंग होने के कारण ही हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह की आकृति बनती है, जैसे ये इस चित्र में है, इस तरह की आकृति बनती है और इसमें ये फोल्डिंग हुआ है सेडिमेंट्स का। और ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं एंटीक्लाइन और हिंदी में कहते हैं अपनति। और ये वाला जो गहरा वाला जो हिस्सा है नीचे की ओर जो मुड़ जाता है, इसको कहते हैं सिनक्लाइन को हिंदी में कहते हैं अभिनति। तो ये फोल्डिंग हुआ जिससे न्यू फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण हुआ है। पूरे विश्व में कई फोल्डेड माउंटेन्स हैं। हमारे भारत में हिमालय हम देखते हैं, यूरोप में आल्प्स है, उत्तर अमेरिका में रॉकीज़ है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज़ है, अफ्रीका में एटलस है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये सारे नवीन वलित पर्वत हैं और इसी प्रक्रिया से इनका निर्माण हुआ है। अब कन्वर्जेंस जोन जहाँ पर है, दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, वहाँ पर दूसरी स्थिति क्या बनती है? सबडक्शन की स्थिति बनती है। सबडक्शन की स्थिति बनने से क्या होता है कि एक प्लेट जो है वो
दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट करता है। ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये भारी प्लेट होने के कारण ये सबडक्शन हो रहा है। और इससे क्या क्या प्रक्रिया होती है? ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है और भूकंप की भी प्रक्रिया होती है। और ऐसे क्षेत्रों में मध्यवर्ती और गहरे भूकंप आते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है सरकम पैसिफिक बेल्ट, जो हमने ज्वालामुखी के मामले में देखा था। जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है प्रशांत महासागर के चारों ओर, वहाँ पर पूरा जो है वो सबडक्शन जोन है और पैसिफिक प्लेट जो है आसपास की प्लेटों के नीचे जो है वो सबडक्ट कर रहा है। इसलिए सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो सरकम पैसिफिक बेल्ट है। और इसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। वोल्केनो क्षेत्र है उसके चारों ओर इस लिहाज से, और भूकंप का भी क्षेत्र है। दूसरी स्थिति प्लेट टेक्टोनिक्स में बनती है डाइवर्जेंस की। कन्वर्जेंस में दो स्थिति बनी, एक तो वलन की स्थिति बनती है जहाँ पर कंप्रेशन होता है, और जहाँ पर सबडक्शन होता है वहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप की स्थिति बनती है। जहाँ पर कंप्रेशन होता है वहाँ पर भी भूकंप की स्थिति बनती है। जैसे जहाँ पर वलन होता है, जैसे हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ पर भी भूकंप की स्थिति बनती है। हम देखते हैं हिमालय जो है वो हाई इंटेंसिटी जोन में आता है अर्थक्वेक के। अब आगे आते हैं डाइवर्जेंस, जहाँ पर दो प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो क्या होता है यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर टेंशन होता है, तनाव की स्थिति बनती है, और फॉल्टिंग होता है यानी भ्रंशन होता है। और जो चट्टाने हैं भ्रंश रेखा के दोनों ओर, उनमें भी मूवमेंट होता है। इसको हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये जो है ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, और ये वाला है यहाँ पर जो है ये तनाव की स्थिति बन रही है, टेंशन हुआ। और यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन, यहाँ पर प्लेट जो है वो ब्रेक कर गई और यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन बन गया। और इस फॉल्ट लाइन के सहारे ये दोनों तरफ की जो चट्टाने हैं इनमें वर्टिकल मूवमेंट भी होता है। जैसे ये हिस्सा जो है ऊपर आ गया, ये हिस्सा जो है इस फॉल्ट प्लेन के सहारे ये नीचे खिसक गया। तो यहाँ पर अगर चट्टानों का मूवमेंट होगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है, प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पर जो है मध्यवर्ती भूकंप आते हैं अधिकतर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है मिड अटलांटिक रिज है, जो हमने देखा था। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच जो है वो एक डाइवर्जेंस जोन है, दोनों तरफ जो है प्लेट्स जो है वो डाइवर्ज कर रही। आगे बढ़ते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स में तीसरी स्थिति जो है वो संरक्षित किनारे वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर प्लेट्स जो हैं वो ना तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ना एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है प्लेट्स जो है वो एक दूसरे से रगड़ खाते हुए एक दूसरे से पैरेलल मूवमेंट होता है, और वो एक दूसरे से रगड़ खाते हुए मूवमेंट करते हैं। और ये हमें पता है कि बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स आर नॉट स्मूथ, दे आर रगेड एंड दे क्रिएट फ्रिक्शन व्हेन दे मूव अलोंग ईच अदर। तो इस तरह से जब इस तरह से मूवमेंट होता है प्लेट्स का, तो वहाँ पर फ्रिक्शन की स्थिति होती है यहाँ पर, क्योंकि किनारे जो है प्लेट्स के बाउंड्रीज जो है वो उबड़ खाबड़ होते हैं, रगेड होते हैं। तो यहाँ पर फ्रिक्शन होता है और यहाँ पर भूकंप की स्थिति बनती है। और यहाँ पर काफ़ी हाई इंटेंसिटी वाले भूकंप आते हैं ऐसे क्षेत्रों में, मध्यवर्ती और गहरे भूकंप आते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो सैन एंड्रियास फॉल्ट ऑफ कैलिफोर्निया है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं इस मैप में ये कैलिफोर्निया है, और यहाँ पर ये जो है ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का क्षेत्र है, सैन एंड्रियास फॉल्ट है यहाँ पर ये। और ये जो है इस तरह से मूवमेंट यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो है जुआन डी फुका प्लेट है,
जुआन डी फूका प्लेट एक माइनर प्लेट है लेकिन ओशनिक प्लेट है, एंड इट्स ए पार्ट ऑफ लार्जर पैसिफिक प्लेट। और इधर जो है ये क्या है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। इसको यहाँ भी देख सकते हैं, इस चित्र में ये साफ दिख रहा है, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है लिया हुआ। ये सैन एंड्रियास फॉल्ट है और इसमें ये देखिए ये जो है यहाँ पर ऐसे मूवमेंट हो रहा है और ये जो है यहाँ पर ऐसे मूवमेंट हो रहा है, और ऐसे क्षेत्रों में बहुत हाई इंटेंसिटी वाले भूकंप आते हैं। अगला कारण है, पहला कारण था ज्वालामुखी उद्गार, दूसरा कारण था प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स। उसमें 3 परिस्थितियां थी। कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्जेंस जोन में भी 2 थे, एक जहां पर कंप्रेशन हो रहा है, जहां पर 2 प्लेट्स जो है एक दूसरे के करीब आ रही हैं और कंप्रेशन हो रहा है, और वहां पर फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण हो रहा है, वलन हो रहा है, तो ऐसे क्षेत्र में भी भूकंप आते हैं। दूसरी परिस्थिति जहां पर सबडक्शन हो रहा है, जैसे सरकम पैसिफिक बेल्ट। दूसरी परिस्थिति डाइवर्जेंस जोन, मिड अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज, और तीसरी परिस्थिति ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज का क्षेत्र। तो तीनों के कारण हमने समझ लिए। अब आते हैं तीसरे कारण पर, जो कि है आइसोस्टेटिक डिस्टर्बेंस, भू संतुलन में अव्यवस्था। आइसोस्टेसी जो है वो एक आइसोस्टेसी जो है ये जीएस में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हम लोग ऑप्शनल में, ज्योग्राफी के ऑप्शनल में पढ़ते हैं ज़्यादा डिटेल में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसका एप्लीकेशन है इसलिए इसको शॉर्ट में हम समझेंगे। तो आइसोस्टेसी क्या है कि जैसे एक, मान लीजिए एक कंटेनर है, इसको ऐसे समझना है कि भू संतुलन यानी कि भूमि पर संतुलन की व्यवस्था कैसे बनती है। जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है, उसमें एक लेवल तक ये पानी भरा हुआ है, तो इसमें मान लीजिए कि एक लोहे का टुकड़ा हम डालते हैं, ठीक है, और एक जो है वो लकड़ी का टुकड़ा डालते हैं, और एक जो है वो प्लास्टिक का टुकड़ा डालते हैं। तो क्या होगा, जो लोहे का टुकड़ा है वो सबसे नीचे तक जाएगा, जो लकड़ी का टुकड़ा है वो उससे कम गहरा जाएगा पानी में, और जो प्लास्टिक का टुकड़ा है वो क्योंकि सबसे हल्का इसलिए वो सबसे कम गहराई तक जाएगा। तो इसी तरह पृथ्वी की सतह पर भी व्यवस्था बनी रहती है। जैसे जो पर्वत, अलग अलग स्थलाकृतियां हैं हमारी पृथ्वी की सतह पर, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं और समुद्र की सतह है। तो सब में ये, जैसे पर्वत है तो ये ज़्यादा ऊंचा है, तो ऊंची स्थलाकृति है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, इसको बैलेंस करने के लिए इसका उतना ही हिस्सा जो है पृथ्वी के सतह के नीचे मैंटल में, इसको कह सकते हैं कि इसका जो रूट है वो धंसा रहता है। इसी तरह से ये जो पठार है ये उससे कम ऊंचा है, तो ये जो है कम गहराई तक है, जाता है नीचे, इसका जो हिस्सा है ये कम गहराई तक नीचे जाता है। मैदान का उससे भी कम जाता है, महासागरीय तली का उससे भी कम जाता है। तो अब ये जो है ये इस तरह से बैलेंस होता है। अगर ये जो स्थलाकृतियां हैं इनमें अगर परिवर्तन भी होता है, जैसे कि पर्वतों से अपर्दन की प्रक्रिया होती है, इरोजन होता है, और यहाँ से इरोडेड पदार्थ जो हैं वो इधर इकट्ठा होते हैं, इधर मैदानों में इकट्ठा होते हैं, ये इकट्ठा होते हैं, समुद्र की तली में इकट्ठा होते हैं। तो ये एक तरह से ये संतुलन जो है वो बदलता रहता है पृथ्वी की सतह पर, क्योंकि कुछ भी जो है स्थिर नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया जो है काफ़ी धीरे होती है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है वो संतुलन बनता रहता है, क्योंकि ये नीचे में मैंटल में जो पदार्थ का प्रवाह होता रहता है, और जिधर भी, जैसे यहाँ पर अगर अभी ज़्यादा दबाव है, यहाँ ज़्यादा दबाव है, तो इधर से इधर मटेरियल का प्रवाह होगा। लेकिन मान लीजिए कि धीरे धीरे हजारों वर्षों में यहाँ पर ज़्यादा अवसादों की मोटाई हो गई, तो यहाँ पर दबाव बढ़ जाएगा, और यहाँ पर ज़्यादा दबाव हो जाएगा, तो इधर से इधर पदार्थों का प्रवाह होने लगेगा। लेकिन ये प्रक्रिया जो है काफ़ी लंबे समय में होती है, तो इसलिए इसका असर जो है वो हमें, प्रभाव इसका दिखता नहीं है।
इसको इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि ये आइस शीट है, ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, और ये यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। तो बर्फ़ जमी हुई है तो इसका जो है दबाव जो है ऐसे पड़ रहा है इधर इधर, और यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रवाह है मेंटल में जो मटेरियल है उसका। फिर कुछ समय के बाद आइस जो है वो पिघल जाता है, आइस मेल्ट्स, यहाँ पर एक झील जैसी बन गई है। अब यहाँ पर जो है दबाव कम हो गया, तो अब जो है जो मेंटल से फोर्स लाइंस जो है वो कैसे चेंज होंगी, वो जो है क्योंकि ऊपर से दबाव कम हो गया तो अब नीचे से दबाव जो है ये फोर्स लाइंस का डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो बैलेंस होता है इसी को कहते हैं हम आइसोस्टेसी। और इसका जो है एप्लीकेशन है आगे चल के। अगला जो कारण है ह्यूमन इंड्यूस्ड, जो मानव जनित कारण है भूकंप के लिए उत्तरदायी, उनको हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है है RIS। तो RIS यानी कि RIS का मतलब क्या है कि रिजर्वायर इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी। रिजर्वायर इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी, जिसका उदाहरण है महाराष्ट्र में कोयना डैम है। वहाँ पर 1967 में काफ़ी मतलब हाई इंटेंसिटी का भूकंप आया था। ये जैसे कोयना डैम है, ये इसका चित्र है। तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ इसका रिजर्वायर है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कहीं पर भी जैसे डैम बनाए जाते हैं तो उसका एक रिजर्वायर बनाया जाता है जहाँ पर पानी जो है उसको एकत्रित करके रखा जाता है। तो रिजर्वायर में जैसे जैसे पानी भरता है तो ये यहाँ पर दबाव पड़ता है, पृथ्वी की निचली सतह के नीचे जो है दबाव बढ़ता है इधर, और इस दबाव के बढ़ने से यहाँ जो मटेरियल का जो प्रवाह हो रहा है मेंटल में, तो ये दबाव बढ़ने से ये इसमें डिस्टरबेंस होता है। यहाँ दबाव बढ़ गया तो अब जो है फोर्स लाइंस जो है वो इधर इधर डिस्टर्ब होंगी, जो उनका स्वाभाविक जो प्रवाह था वो अव्यवस्थित हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी कारण से फिर ये अपने को व्यवस्थित करने के लिए ये भूकंप जो है आसपास के क्षेत्रों में आने की संभावना रहती है ऐसे क्षेत्रों में। तो यही प्रक्रिया हुई थी इसमें। तो क्योंकि ये जो रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी है, इसमें इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बहुत कम समय में ही ये जो संतुलन है ये बिगड़ जाता है। मतलब जो संतुलन था और डैम बनने के बाद जो संतुलन में परिवर्तन आया वो काफ़ी कम समय में होता है, इसलिए ये जो है भूकंप की संभावना हो जाती है ऐसे क्षेत्रों में। अगला जो ह्यूमन इंड्यूस्ड कारण है वो है माइनिंग। माइनिंग में क्या है कि अगर अधिक गहराई पर अगर खनन किया जा रहा है तो अधिक गहराई पर खनन करने के कारण फिर वो डिस्टरबेंस होता है अंदर की व्यवस्था में, और वहाँ पर भी भूकंप जो है कभी कभी आते हैं। और तीसरा कारण है न्यूक्लियर टेस्टिंग, यानी कि परमाणु परीक्षण। ऐसे क्षेत्रों में परमाणु परीक्षण जहाँ पर किए जाते हैं तो काफ़ी तेज विस्फोट होता है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी कुछ दूर तक भूकंप का अनुभव किया जाता है। आगे देखते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स, जो इसका अर्थक्वेक्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला है, हम जानते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट, परिप्रशांत पेटी। तो इसको सबडक्शन जोन है, ये सबडक्शन जोन है। तो ये इसको देखते हैं यहाँ से, ये साउथ अमेरिका से लेकर के नॉर्थ अमेरिका से, फिर ये अलास्का से पूर्व की ओर मुड़ जाती है, और फिर यहाँ पर ये यहाँ से ये जो रेखा है यहाँ तक आती है, और इसमें यहाँ पर जो है ये जापान है। जापान जो है वहाँ पर अक्सर भूकंप आते हैं क्योंकि ये इस बेल्ट में स्थित है। यहाँ पर जो है ये फिलीपींस है, यहाँ पर भी भूकंप आते रहते हैं। तो ये जो है ये पूरा सबडक्शन जोन है, और ये सबसे ज़्यादा लगभग 65% अर्थक्वेक का क्षेत्र है, यहीं पर आते हैं, भूकंप सक्रिय क्षेत्र है। और इसमें
जो ये इस तरह का जो ट्रायंगल बना हुआ है जगह जगह, तो ये जो है ये ज्वालामुखी का साइन है। उसके बाद दूसरी जो पेटी है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, तो ये ज्वालामुखी के संदर्भ में भी मैंने बताया था कि ये जो है यहाँ से यहीं से निकलती है, और ये यहाँ पर इंडोनेशिया है, यहाँ से निकल के यहाँ म्यांमार से होते हुए भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से होते हुए हिमालय क्षेत्र से होते हुए और यहाँ से होते हुए ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक जाती है ये बेल्ट, और यहाँ पर ये कैनरी आइलैंड है। तो ये जो है इस मिड कॉन्टिनेंटल महाद्वीप के बीच से जाती है, इसलिए इसको मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहते हैं। ये भी भूकंप सक्रिय क्षेत्र है, और यहाँ पर लगभग विश्व के कुल भूकंपों का 21% जो है वो इसी क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये भी कन्वर्जेंस जोन है। जैसे परिप्रशांत पेटी में कन्वर्जेंस जोन है, पैसिफिक प्लेट और डिफरेंट जो अगल बगल जो प्लेट्स हैं उनमें सबडक्शन हो रहा है। तो ये जो पेटी है ये भी कन्वर्जेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पर जो है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पर ये दोनों कन्वर्ज हो रहे हैं, यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ है, और यहाँ पर क्या है ये भूमध्य सागर जो है ये क्या है, यहाँ पर भी कन्वर्जेंस जोन है, अफ्रीकन प्लेट है और इधर यूरेशियन प्लेट है, और यहाँ पर ये अरेबियन प्लेट है, ये माइनर प्लेट है। तो इन तीनों का यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है, तो ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। और एक और है इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो भूमध्य सागर है ये क्या है, ये भूमध्य सागर है। ये जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था तो हमने पढ़ा था कि एक टेथिस नाम का महासागर था, और हिमालय के बनने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। ये इस टेथिस महासागर का विस्तार जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक था। यहाँ पर तो हिमालय का निर्माण हो गया, तो ये जो इसका अवशेष जो बचा रह गया टेथिस महासागर का, वो भूमध्य सागर है। सो मेडिटेरेनियन सी इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट टेथिस सी। तो ये हो गया। उसके बाद फिर तीसरा जो बेल्ट है वो है मिड अटलांटिक रिज बेल्ट। ये हम जानते हैं, ये जो है मिड अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर है, इसमें ये यहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ से प्लेट्स जो है वो डाइवर्ज कर रही हैं, इधर इधर दोनों तरफ डाइवर्जेंस हो रहा है, अपसरण हो रहा है। और ये यहाँ पर ये आइसलैंड है, ये एकदम इसके नज़दीक स्थित है। इस डाइवर्जेंस लाइन जो है ये इसके एकदम नज़दीक स्थित है। यहाँ पर एक एक्टिव वोल्केनो है माउंट हेक्ला, और ये जो है यहाँ पर ये लाइन जो है यहाँ आती है, और ये यहाँ पर जो है माउंट इरेबस, द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ अंटार्कटिका। तो ये जो है इस क्षेत्र में माइल्ड जो है मध्यवर्ती और कम इंटेंसिटी वाले भूकंप भी आते हैं। उसके बाद फिर अगला जो ये है क्षेत्र है वो है फ्रॉम रिवर नाइल टू ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो इसमें ये अफ्रीका में, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो है यहाँ पर से ये रिवर नाइल है, यहाँ पर नील नदी है, और यहाँ से ये रिफ्ट वैली है। ये जो क्षेत्र है ये इधर की ओर डाइवर्ज हो रहा है, इधर की ओर जा रहा है, और ये जो इसका हिस्सा है ये इधर की ओर जा रहा है। ये महाद्वीप के बीचों बीच ऐसी स्थिति बन रही है, और आगे चल करके हो सकता है ये दोनों हिस्से जो है अलग हो जाएं। और यहाँ पर कई लेक्स भी हैं, बहुत सारे डीप लेक्स हैं, तो यहाँ पर भी भूकंप आते हैं, माइल्ड, इंटरमीडिएट और कम इंटेंसिटी वाले भूकंप आते रहते हैं। तो यहाँ पर ये रेड सी है, यहाँ पर डेड सी है। तो ये सारा क्षेत्र जो है ये भूकंप का क्षेत्र है इस लिहाज से। और फिर अगला एक टर्म है ये है क्रेटॉन। इसको हम देखेंगे। क्रेटॉन क्या होता है? क्रेटॉन होता है कि महाद्वीपों का वो आंतरिक हिस्सा होता है जो सामान्यतः भूकंप से अप्रभावित रहता है। मतलब वो these are stable parts of a continent and these are situated in its interior parts। तो महाद्वीपों के आंतरिक हिस्सों में ये स्थित होते हैं, और इनमें भूकंप के आने की संभावना बहुत कम होती है। कभी पहले कभी आते होंगे, लेकिन अब जो है
उस पर जो है अवसादों की मोटाई है अब जो है वहाँ पर नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है हजारों लाखों वर्षों में कि जो अवसाद हैं वो उनका अपर्दन हो जाए, फिर से वो फॉल्ट लाइंस जो हैं वो एक्सपोज्ड हो जाएं, तब फिर हो सकता है कि फिर से आए। लेकिन ऐसे सामान्यतः उनको सेफ क्षेत्र, सेफ जोन माना जाता है और वहाँ पर भूकंप जो है वो नहीं आते हैं। जैसे इस मैप में जो है, इस मैप में काफ़ी कुछ है, लेकिन इसमें ये जो लाइट ब्लू का जो कलर है क्रेटॉन, तो ये क्रेटॉन दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका में ये वाला क्षेत्र है, ये साउथ अमेरिका में ये सारे क्षेत्र हैं, और अफ्रीका में ये वाला जो क्षेत्र है, और ये है हमारे भारत में भी है। ये प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है, इसको सामान्यतः भूकंप के हिसाब से इसको स्थायी क्षेत्र माना जाता है, उतनी ज़्यादा संभावना नहीं है। और ये यूरोप का ये क्षेत्र है, ये साइबेरिया का क्षेत्र है, एशिया में ये क्षेत्र हैं। तो ये क्रेटॉन क्या है? क्रेटॉन जो है महाद्वीपों के आंतरिक हिस्सों के वे क्षेत्र हैं जहाँ पर भूकंप के आने की संभावना सामान्यतः नहीं होती है। अब आते हैं भारत के भूकंप क्षेत्रों पर। तो भूकंप क्षेत्र भारत को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। तो ये इनका अलग अलग कलर है। जो जोन 4 जो है वो सबसे ज़्यादा भूकंप संभावित क्षेत्र हैं, जिनको रेड कलर से दिखाया गया है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं भारत में ये स्पष्ट है कि ये जो हिमालय क्षेत्र है यहाँ पर भूकंप की संभावना अधिक है। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये जो है बिहार का उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी बिहार का हिस्सा है, और ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है भारत का, ये भी जो है भूकंप के मामले में ये हाई इंटेंसिटी जोन में आता है, जोन 4 में। और इसके अलावा, इस क्षेत्र के अलावा, ये जो कच्छ का जो इलाका है गुजरात का, ये भी जोन 4 में आता है। तो यहाँ पर ये जो कच्छ वाला जो एरिया है ये भी कन्वर्जेंस जोन में आता है। यहाँ पर आसपास प्लेट्स का कन्वर्जेंस हो रहा है। उसके बाद आते हैं जोन 3। तो जोन 3 जो है वो ये ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। तो इसको जहाँ जहाँ जो है जोन 4 है उसके जितने आसपास के क्षेत्र हैं, देख सकते हैं ये ऑरेंज वाला जो क्षेत्र है ये जोन 3 है, इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं। और ये जो है दिल्ली जो है ये भी जोन 3 में आता है, क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र से नज़दीक है। और इसके अलावा ये कच्छ के आसपास का इलाका, ये यहाँ पर कोयना डैम का क्षेत्र है, यहाँ पर ये है। तो ये जो क्षेत्र है, उसके बाद आते हैं जोन 2 और जोन 1। सबसे पहले जोन 1 देखते हैं। जोन 1 में ये भारत का जो ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है ब्लू कलर से, ये हमने कहा ये क्रेटॉन स्थायी क्षेत्र माना जाता है, स्थिर क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पर जोन 1 में है ये ब्लू वाला जो है, और यहाँ पर भूकंप के आने की संभावना बहुत कम है। ये जो ये छोटा नागपुर का पठार है ये भी स्थिर क्षेत्र माना जाता है भूकंप के लिहाज से। और जोन 2 क्या है? जोन 1, जोन 4 समझ गए रेड वाला, जोन 3 समझ गए ऑरेंज वाला, और ये जोन 1 जो है लीस्ट अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक्स। तो जो बच गया जो हिस्सा येलो कलर वाला, ये है जोन 2। बाकी जो क्षेत्र हैं ये जोन 2 है। अब एक नई रिसर्च आ रही है, मैं बता दूं, नई रिसर्च आ रही है कि जो इसमें इंडियन ओशन में जो एक पत्रिका है लाइफ साइंस करके, उसमें एक रिपोर्ट आई है कि अभी जो है इंडियन ओशन में, ये जो इंडियन ओशन में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, यहाँ पर ये इंडोनेशिया के पास एक क्षेत्र है, यहाँ पर प्लेट्स जो है वो टूट रही हैं, मतलब प्लेट्स जो है वो ब्रेक हो रही हैं, और यहाँ पर अनस्टेबल बना हुआ है ये क्षेत्र और टूट रही है। हालांकि इसकी जो गति है बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर अस्थिरता बनी हुई है। ये एक नया रिसर्च सामने आया है कि इंडियन ओशन में जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में जो अभी तक जो एक प्लेट है, यहाँ पर प्लेट्स जो है वो
ब्रेक हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं सुनामी पर। तो सुनामी जो है, सुनामी क्या है? सुनामी नाम जो है वो एक जापानी शब्द है, जापानीज वर्ड है, जिसका मतलब है हार्बर वेव्स। तो हार्बर वेव्स, और इसमें जो है ये जो समुद्री तरंगे होती हैं, सी वेव्स, तो इट इज़ ए चेन ऑफ सी वेव्स, तरंगों की एक श्रृंखला होती है। और जब ये प्रक्रिया होती है सुनामी की, तो इसमें बहुत विशाल मात्रा में समुद्री जल का विस्थापन होता है, बहुत विशाल मात्रा में समुद्री जल का विस्थापन होता है। अब इसका कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण है, जैसे हम पृथ्वी के क्रस्ट पर जब भूकंप आता है तो वहाँ पर ये होता है, फोकस होता है, वहाँ पर भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं किसी न किसी कारण से, मतलब अर्थ मूवमेंट से। उसी तरह से जब सबमरीन अर्थक्वेक्स आती हैं, मतलब समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है, चट्टानों का खिसकाव होता है और प्लेट्स का मूवमेंट होता है, तो जब वहाँ पर अर्थक्वेक आता है तो उसके प्रभाव स्वरूप सुनामी उत्पन्न होता है। इसको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे ये जो है, ये समुद्र की तली है और यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये जो है ओशनिक प्लेट है। तो यहाँ पर जो है ये कन्वर्ज हो रहा है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे की ओर आ रही हैं। तो ये भारी प्लेट है क्योंकि ओशनिक प्लेट भारी होती है, ये महाद्वीपीय प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है उसके कारण यहाँ पर अनस्टेबिलिटी बनती है और यहाँ पर भूकंप होता है। हालांकि ये डीप सी का क्षेत्र है, मतलब समुद्री क्षेत्र है और इसके ऊपर में समुद्री जल है। लेकिन जब ये सबमरीन अर्थक्वेक होता है, समुद्र में अंदर भूकंप की स्थिति बनती है, तो इसका प्रभाव ऊपर के समुद्री जल पर पड़ता है और यहाँ पर लहरें उत्पन्न होती हैं। लेकिन ये ओपन सी में इन लहरों का उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, जैसे कि यहाँ पर लहरें उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन अगर यहाँ से अगर कोई शिप भी गुजर जाए तो उतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसका कारण क्या है। और ये जो लहर है, इसमें जो ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको कहते हैं ट्रफ। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि ओपन सी में, डीप सी में, ओपन सी में जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। ये है तरंगों की स्थिति, और इसमें एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक की लंबाई, इसको बोलेंगे वेवलेंथ, या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक की लंबाई को कहेंगे वेवलेंथ। तो ओपन सी में जो है वेवलेंथ जो है वो अधिक होता है। ओपन सी में इस तरह की लहरें होती हैं, वेवलेंथ जो है वो अधिक होता है, और वेवलेंथ अधिक होने से इतना ज़्यादा रफ जो है मूवमेंट नहीं होता है जल का, तो इसलिए पता नहीं लगता है। और जैसे जैसे ये जो मूवमेंट है जल का, महासागरीय जल का, ये डीप वाटर है और यहाँ पर ये इस तरह से अब ये जो है मूवमेंट होना शुरू हुआ जल का। तो जल का जैसे जैसे मूवमेंट होता है तट की ओर, तो क्या होता है कि जैसे जैसे तट की ओर जाते हैं, तो तट की ओर जाने से जाते जाते जो वेवलेंथ है उसमें कमी आती है। वेवलेंथ ओपन सी में क्या होता है? ओपन सी में वेवलेंथ अधिक होता है, और जैसे जैसे तट की ओर बढ़ती है तरंगें, तो वो वेवलेंथ जो है वो कम होता जाता है और लहरों की ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाती है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि जो नीचे जो लहरें हैं वहाँ पर उनको जैसे जैसे तट की ओर जाती है तो गहराई उनको कम मिलती है, मतलब जल की गहराई कम होती जाती है, जिससे कि फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और लहरों की ऊंचाई बढ़ती जाती है और एक दीवार जैसी बन जाती है, एक वॉल ऑफ सी वाटर बन जाता है, और उससे फिर ये एक ऊंची लहर बन के सुनामी के रूप में आती है। और ये जो है, जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, ये
क्रेस्ट है और ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, यानी कि लहर का ऊपरी हिस्सा है और ये निचला हिस्सा है। तो क्या होता है कि जैसे सामान्य परिस्थिति में ये तट है, तो सामान्य परिस्थिति में यूजुअल वाटर लेवल जो है यहाँ तक आता है, लेकिन जब सुनामी आता है तो क्या होता है कि क्योंकि वेवलेंथ जो है कम हो गई, लहरों की ऊंचाई बढ़ गई, तो ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। ऊंची लहरें उठने के कारण ट्रफ भी जो है उतना ही गहरा होता है, ट्रफ भी जो है उतना ही गहरा होता है। तो ये होता है कि क्रस्ट से पहले ट्रफ पहुंच जाता है तट पर, तो क्या लगता है कि जैसे समुद्री जल जो है वो पीछे चला गया। बहुत बार ये सुनामी आने से पहले ये संकेत होता है, क्योंकि महासागरीय तली का कुछ हिस्सा जो है वो दिखने लगता है कि पानी जो है वो पीछे चला गया, तो ये संकेत है सुनामी के आने का। और लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, और जो नहीं है तट पर वो भी आ जाते हैं देखने के लिए, और उसी समय फिर सुनामी का प्रहार होता है। फिर जब क्रेस्ट वाला जो हिस्सा है वो आता है, तो इस तरह से और तट से टकराता है, उस समय मैक्सिमम एनर्जी का रिलीज होता है। तो इस तरह से ये भारत में भी शायद 2004 में सुनामी आया था। तो ये इस चित्र में जैसे ये स्पष्ट है, ये क्रेस्ट और ट्रफ। तो वेवलेंथ डीप सी में वही है, डीप सी में वेवलेंथ अधिक होता है और नियर कोस्ट ये कम हो जाता है और लहरों की ऊंचाई बढ़ जाती है। और जब लहरों की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है तट के नज़दीक में, तो उसको कहते हैं रन अप। और इसके चरण होते हैं सुनामी के, जैसे जब इनिशिएट होता है सुनामी की प्रक्रिया, जब शुरू होती है, वेव जनरेट होती है, तरंगों का निर्माण होता है सबसे पहले। उसके बाद फिर लहरों की तट की ओर बढ़ना शुरू करती हैं लहरें, तो एक वॉल ऑफ वाटर बन जाता है, जैसे क्योंकि वेव लेंथ कम हो जाता है और लहरों की ऊंचाई बढ़ जाती है। और उसके बाद फिर हिट्स द कोस्ट, तट पर न प्रहार होता है लहरों का, और उसी समय सबसे ज़्यादा तरंगों से ऊर्जा निकलती है और उससे ज़्यादा विनाश भी होता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। ये वाला जो चित्र है इसमें ये पूरा जो तटीय इलाका है, यहाँ पर पूरा पानी भर गया है, घर है, गाड़ियाँ हैं, लोग हैं, सब पानी में चले गए हैं, और ये जो है ये इस तरह की लहर बनती है ऊंची। तो इस तरह से काफ़ी नुकसान भी होता है। अगर चेतावनी को समझा जाए और इसके लिए पर्याप्त इसकी तैयारी की जाए, तो इससे नुकसान जो है कम से कम किया जा सकता है। तो आज हमने इन सब पर बात की, जो भूकंप और सुनामी, इसमें सबसे पहले हमने इसका अर्थ जाना, भूकंप का क्या अर्थ होता है। उसके बाद फिर भूकंप से रिलेटेड कुछ टर्म्स को हमने जाना, कुछ टर्म्स, और उसके बाद फिर भूकंप के कारण में ज्वालामुखी गहराई के आधार पर ज्वालामुखी के भूकंप के प्रकार को जाना, अर्थ, उसके बाद अर्थ और कुछ टर्म्स, उसके बाद प्रकार, उसके बाद उसके कारण में ज्वालामुखी उद्गार, प्लेट विवर्तनिकी में 3 परिस्थितियाँ, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और उसके बाद फिर ये हमने इसके कारणों को जाना, और आगे आइसोस्टेटिक डिस्टर्बेंस और ह्यूमन इंड्यूस्ड जो भी कारण हैं वो देखा। उसके बाद फिर इसका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखा, और इसमें जो अलग अलग पेटियां हैं, क्रेटॉन का अर्थ समझा, भारत में कौन से भूकंप क्षेत्र हैं ये देखा, और फिर सुनामी देखा कि कैसे ये प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक यहीं तक। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और आगे फिर अगला टॉपिक लेकर के मैं जल्दी ही उपस्थित होंगी। और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।